अध्यक्ष हिंदी विभाग, राजा सिंह महाविद्यालय सिवान। आज व्याख्यान की अगली कड़ी में भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा रचित गीत फरोश कविता पर चर्चा की जाएगी। विगत व्याख्यान में भवानी प्रसाद मिश्र के कवित्व पर और पूरे रचना संसार पर चर्चा की गई थी। उस चर्चा के दौरान ये स्पष्ट हो गया था कि भवानी प्रसाद मिश्र गांधीवादी भावना से संपृक्त कवि थे। उनकी कविता गांधी की विचारधारा को साकार करने की कोशिश का परिणाम है। ये गीत फरोश कविता जो सबसे पहली बार अज्ञे द्वारा संपादित दूसरे सप्तक में प्रकाशित हुई 1951 में। उस कविता के लहजे, शैली और एक विशिष्ट तरह की भाषा को लेकर उस समय के साहित्यिक जगत में बहुत चर्चा हुई थी। इस गीत फरोश कविता को लेकर उन्होंने अपनी भूमिका में स्पष्ट भी किया था। जैसा कि सभी जानते हैं कि फरोश का मतलब सौदेबाजी, बाजारीकरण का दौर और उपभोक्तावादी समाज जिस दिशा की ओर बढ़ रहा है, उस दिशा में सब कुछ का मूल्य तय है। सब कुछ को बाजार नियंत्रित कर रहा है। ये पूंजीवादी व्यवस्था का नकारात्मक पक्ष है। साहित्य भी बाजार से अछूता नहीं रहा है। कबीर के समय में भी बाजार था, लेकिन कबीर के समय में बाजार साहित्य के विरोध में नहीं था, क्योंकि उनकी कविताओं में खुद को वो बाजार में खड़ा करते हैं और खड़ा होकर घर को फूंकने का आह्वान करते हैं कि कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो घर जालिया आपना चले हमारे साथ। घर समाज को जलाने की, समाज में जो अंधविश्वास और जातिगत धर्मगत विभेद जो गहरी बैठ गई है, उस चेतना को फूंक देने के बाद ही कबीर के साथ जाने का आह्वान कबीर करते हैं कि हमारे साथ वही आ सकता है जो इन सब तरह के कर्म कांडगत बाह्याडंबरगत धर्म और जाति के बंधनों से मुक्त होने के बाद ही कबीर के विचारों को समझा जा सकता है। उसको तोड़े बिना कबीर के साथ जाने की, कबीर के पथ पर चलना असंभव है। तो उस समय की बाजार साहित्य के विरोध में नहीं था, लेकिन इस समय के बदलाव के साथ, सभ्यता के विकास के साथ समाज पर बाजार का प्रभाव बढ़ता गया। सब कुछ का मूल्य निर्धारित होने लगा, और मूल्य निर्धारण की प्रक्रिया में जब साहित्य और रचना जब आने लगी, तब कवि समाज को और खासकर भवानी प्रसाद मिश्र को चिंता हुई। साहित्य बाजार के आगे नतमस्तक होके साहित्य की रचना संभव नहीं है। अपनी गीत फरोश कविता के बारे में बताते हुए वो लिखते भी हैं। वो कहते हैं कि गीत फरोश शीर्षक
हंसाने वाली कविता मैंने बड़ी तकलीफ में लिखी थी। मैं पैसे को महत्व नहीं देता, लेकिन पैसा बीच बीच में अपना महत्व स्वयं प्रतिष्ठित करा देता। मुझे अपनी बहन की शादी करनी थी, पैसा मेरे पास था नहीं, तो मैंने कलकत्ते में बन रही फिल्म के लिए गीत लिखे। गीत अच्छे लिखे गए, लेकिन मुझे इस बात का दुख था कि मैंने पैसे लेकर गीत लिखे। रचना और पैसा। रचना को बेचना कवि को पीड़ा पहुंचाता है, उसी पीड़ा के दबाव में एक कविता निकलती है। सभ्यता उस मोड़ पर आ गई है कि अब रचनाकार को अपने पेट को पालने के लिए अपने कविता को, अपनी रचना को बेचने के लिए विवश होना पड़ा। ये कविता उसी विवशता पर व्यंग करती है कि हम कैसे समाज का हम निर्माण किए हैं, जिसमें रचनाकार अपनी कविता को बेचने के लिए विवश है। बेचना, जहाँ खरीदना और बेचना होगा, वहाँ कवि या रचनाकार की स्वाभाविक अभिव्यक्ति नहीं होगी। जो बिकेगा वही लिखा जाएगा। वो साहित्य के लिए अच्छा नहीं है। कवि को इसकी समझ थी। केदारनाथ सिंह ने भी इस बढ़ते बाजार के दबाव को, साहित्य पर बढ़ते बाजार के दबाव को अपनी एक रचना में अभिव्यक्त किया है और कहा है, एक तरह आज के समय में बाजार के आगे सब नतमस्तक होते जा रहे हैं, उस चेतना को अभिव्यक्त किया है और लिखा है कि कलम छोड़ दो मेज पर, कागज रख दो द्वार। कलम छोड़ दो मेज पर, कागज रख दो द्वार। सारी दुनिया जा रही, कवि जी चलो बाजार। सारी दुनिया जा रही, कवि जी चलो बाजार। अब रचनाकार के पास कोई विकल्प नहीं बचा है। बाजारीकरण के दबाव में अब रचना के विषयों का चयन भी होना शुरू हो गया है। कवि का कवित्व और विषय चुनाव की स्वतंत्रता अब खत्म होती जा रही है। इसी पूरी चिंता को लेकर एक विशेष शैली में 1951 में भवानी प्रसाद मिश्र आते हैं। ये शैली उन्होंने, जैसे हम अपने गांव मोहल्लों की गलियों में फेरी वाले को अपने वस्तु का प्रचार करते, उसको खरीदने के लिए, विवश करने के लिए जिस तरह की स्लोगन, पंक्तियों को वो दोहराता है, उसी शैली में इस कविता को उन्होंने लिखा है। एक कवि अपने गीत बेचने के लिए फेरी वाले की शैली में अपनी कविता का प्रचार करता है। कवि कहता है, अब कविता की पंक्ति के अनुरूप आप सुने। कविता की भाषा इतनी सहज है कि आप आसानी से समझ जाएंगे। उस व्यंग्य को समझें जिस व्यंग्य के आधार पर उन्होंने पूरी विडंबना को स्पष्ट कर दिया है। कविता की पहली पंक्ति है कि जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ। जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ, मैं तरह तरह के गीत बेचता हूँ, मैं सभी किस्म के गीत बेचता हूँ। फेरी वाले के लहजे में
फेरी वाले की शैली में अपने कविता का प्रचार करते हुए, अपने गीत का प्रचार करते हुए कवि इस बाजार के बीच में खड़े होकर अपनी इस विवशता को पूरे साहस के साथ अभिव्यक्त किया है कि जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ, मैं तरह तरह के गीत बेचता हूँ, मैं सभी किस्म के गीत बेचता हूँ। जी माल देखिए दाम बताऊंगा, बेकाम नहीं है काम बताऊंगा। जी माल देखिए दाम बताऊंगा, बेकाम नहीं है काम बताऊंगा। कुछ गीत लिखे हैं मस्ती में मैंने, कुछ गीत लिखे हैं पस्ती में मैंने। यह गीत सख्त सरदर्द भुलाएगा। जी पहले कुछ दिन शर्म लगी मुझको, कवि स्वीकार करता है, कहता है कि जी पहले कुछ दिन शर्म लगी मुझको, पर पीछे पीछे अक्ल जगी मुझको। जी लोगों ने तो बेच दिए ईमान, जी आप न हो सुनकर हैरान, मैं सोच समझ कर आखिर अपने गीत बेचता हूँ। जी हाँ हजूर, मैं गीत बेचता हूँ। गीत को इस तरह बाजार के बीच कवि ला रहा है कि मेरे पास मस्ती के भी गीत हैं, पस्ती के भी गीत हैं, ऐसे भी गीत हैं जो सरदर्द भुलाएगा। ये सब करने में कवि स्वीकार करता है कि मुझे शर्म लगी, लेकिन बाद में अक्ल जगी कि इस समाज में, जिस समाज में हम सब रह रहे हैं, उसमें तो लोगों ने अपने ईमान बेच दिए हैं। मैं तो अपना क्रिएशन, अपनी रचना बेच रहा हूँ, तो उतना बड़ा पाप नहीं है। मैं सोच समझ कर आखिर अपने गीत बेचता हूँ। मैं अपना ही गीत बेचता हूँ, दूसरे का गीत नहीं बेचता हूँ। यह गीत सुबह का है, जाकर देखें। यह गीत गजब का है, ढाकर देखें। यह गीत जरा सुने में लिखा था, यह गीत वहाँ पुणे में लिखा था। यह गीत पहाड़ी पर चढ़ जाता है, यह गीत बढ़ाए से बढ़ जाता है, यह गीत भूख और प्यास भगाता है। जी यह मसान में भूत जगाता है। मसान मतलब श्मशान, श्मशान में भूत को जगाता है। यह गीत भुआली की है हवा हजूर, यह गीत तपेदिक की है दवा हजूर। यह सीधे साधे और अटपटे गीत बेचता हूँ। जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ। इस व्यंग्यात्मक शैली में लिखी गई यह कविता उस समय के कलाकार को, उस समय के परिस्थितियों ने रचनाकार को, कलाकार को अपनी कला को बेचने के लिए विवश कर दिया था। उस विवश करने वाले माहौल पर व्यंग करती है कविता। व्यंग सामान्यतः कवि के आक्रोश को धार देती है और कथ्य को असरदार भी बनाती है। इस कविता के माध्यम से कवि उस समय के समाज में और खासकर समाज में बढ़ते बाजारीकरण के प्रभाव, उपभोक्तावादी संस्कृति के दुष्परिणामों की ओर संकेत देना चाहता है कि अब मानवीय संबंधों का ह्रास होते जा रहा है। अब सब कुछ बिकने के लिए विवश है। कवि के पास भी पेट है, पेट पालना है, तो स्वाभाविक है उसको अर्थ की जरूरत पड़ेगी। कवि को इस बेचने की क्रिया से दुख भी है कि उसे बेचना पड़ रहा है, लेकिन वो अपने समय के समाज से
संवाद करते हुए यह बताना चाहता है कि जिस समाज में वो रह रहा है उस समाज में तो लोगों ने ईमान बेच दिए हैं, कभी तो केवल और केवल अपनी रचना को बेच रहा है, वो तो बड़ा अपराध नहीं है। जिसने ईमान बेच दिए वो तो बहुत बड़ा अपराधी है। हम ऐसे समाज का निर्माण कर रहे हैं, ऐसे समाज की ओर अग्रसर हैं जहाँ सब कुछ बाजार द्वारा नियंत्रित है। कवि को चिंता है कि कविता जिसका स्वतंत्र अस्तित्व होता है और बहुत सभ्यता के आरंभ से लेकर आज तक जब से कविता की रचना आरंभ हुई वो अपनी स्वतंत्र सत्ता के साथ विकसित होते आया। जैसा कि चर्चा में हम लोगों ने बात की थी कि कबीर मध्यकाल में भी सत्ता विरोध में थी, कविता के विरोध में सत्ता थी, लेकिन बाजार कविता पर प्रभाव नहीं डालता था। इसलिए नंददास के यहाँ भी संतन को कहाँ सिकरी चो काम, सत्ता के केंद्र में से कवियों का कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। सत्ता के केंद्र से कवियों का सरोकार होगा तो कविता की स्वतंत्रता खत्म होगी। रीतिकाल उसका उदाहरण है। रीतिकाल में कविता का विषय दरबारी माहौल में तय होता था, इसलिए उस समय की कविताओं की कलात्मकता के बावजूद कविताएं कालजयी नहीं बन पाई। विषय का चुनाव और कविता का स्वतंत्र अस्तित्व होना चाहिए। जब स्वतंत्र माहौल होगा, स्वतंत्र अस्तित्व होगा, उस पर किसी तरह के बंधन नहीं होंगे, तभी कविता अच्छी कविता लिखी जाएगी। लेकिन इस बाजार ने कविता पर भी प्रभाव डाला है। अब विषय के चुनाव को लेकर कवि वही लिखने के लिए बाध्य हो रहा है जो लोग पसंद करते हैं। लोगों के पसंद नापसंद की सीमा कविता के विषय को सीमित कर रही है। कवि इसी परिस्थिति पर व्यंग्य करता है कि कविता की स्वतंत्रता, कविता की स्वतंत्रता अब बाजार के अंकुश से बंधने जा रही है। इसी पर संकेत देते हुए, इसी पर बल देते हुए इस विडंबना को सामने लाता है ये कवि की कविता। गीत फरोश इस अर्थ में बहुत ही महत्वपूर्ण कविता है। गीत फरोश कविता का शेष भाग हम लोग अगले व्याख्यान में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।